हेलो बच्चों, मैं के वर्मा, आप देख रहे हैं के फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीए अभ्यास टेस्ट 27। इसमें पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या दिया गया है कि अ बार मैग्नेट इज हेल्ड एट अ राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द कपल एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज टू बी हाफ by the rotating it from this position the angle of rotation is। ठीक है, किसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे उसे हैंग कर दिया गया है, तब टॉर्क देखिए क्या होगा। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला हमें मालूम है एम बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 90 डिग्री। तो देखिए टाउ वन इक्वल टू कितना आ जाएगा एम बी। क्वेश्चन नंबर पहले ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द कपल एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज टू बी हाफ बाय द रोटेटिंग फ्रॉम दिस पोजीशन। अब वहां से उसको रोटेट कर दिया जाता है, तो जो नया टॉर्क लगता है वो पहले टॉर्क का कितना लगता है, हाफ लगता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। टाउ टू के लिए क्या होगा फॉर्मूला, जरा देखिए एम बी साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क 1/2। ओके, वैल्यू रख देते हैं टॉर्क 1 की। तो ये हमारे पास कितना दिया गया है एम बी अपॉन 2। ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। क्लियर, एम बी कैंसिल। साइन थीटा इक्वल टू कितना 1/2। तो देखिए यहां से बनेगा थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो अब निकालते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, कितना एंगल पहले से था 90, कितना रोटेट कर गया 30, तो बचेगा कितना 60 डिग्री। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एंगल ऑफ रोटेशन है, तो कितना आंसर होगा 60 डिग्री। देखते हैं ऑप्शन कौन सा बनता है। फर्स्ट ऑप्शन में कितना दिया है 60, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा ए। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। A battery of internal resistance 4 ohm is connected to the network of resistance as shown in the figure. Okay, to deliver maximum power to network, the magnitude of resistance R should be x/21. Find x। x ही आपको फाइंड करना है। चलिए पहले सर्किट बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए किसी भी नेटवर्क में जब पावर मैक्सिमम डिलीवर की जाती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे समझना है आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड के केस में हमेशा उसका नेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड देन इक्विवेलेंट resistance of a circuit is equal to internal resistance। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये कहानी है, इसको याद कर लिया, अब हो गया काम। इसका मतलब हम सर्किट का पहले आर टोटल निकाल लें और उस आर को हम इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या कर दें बराबर, तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। चलिए फाइंड करते हैं, देखिए कैसे आर निकलेगा। तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट, ये सीरीज में है तो इनको ऐड कर लेते हैं 6 4 10 2 12 आर, प्लस इधर सीरीज में है 4 2 6 7 आर। इसे कंप्लीट कर, दोनों पैरेलल में है तो इसको कंप्लीट करते हैं। ये 84 आर हो जाएगा स्क्वायर में, ये हो जाएगा 7 आर प्लस 12 आर। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा 19R अपॉन 84 आर स्क्वायर। एक आर एक आर कैंसिल। आर इक्वलेंट इक्वल टू कितना आया 84 R बाई 19। ओके, अब चलिए कंडीशन हमें मालूम है मैक्सिमम कंडीशन में कि आर क्यू इक्वल टू किसके बराबर, स्मॉल आर के। ये आपको दे रखा है कितना, स्मॉल आर आपको दे रखा है 4 और ये आपको दिया है 84 R बाई 19। ओके, ये 19 था। ठीक है, अब हम सॉल्व कर सकते हैं कि R इक्वल टू 19 इंटू 4 अपॉन 84, ये 21 हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा 19 अपॉन 21। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या है, x अपॉन 21 दिया गया है, इसमें x की वैल्यू कितनी दिख रही है, तो आपके पास सामने है x इक्वल टू कितना हो जाएगा 19। ओके, तो करेक्ट जवाब देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 16, सेकेंड ऑप्शन 17, थर्ड ऑप्शन 19 और फोर्थ ऑप्शन 23। तो कौन सा ऑप्शन है सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया गया है। द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n = 4 to n = 3 इन हाइड्रोजन लाइक एटम
result in ultraviolet radiation. Okay, the transition in which infrared radiation will be obtained is. देखिए, अगर ट्रांजिशन 4 to 3 हो रहा है तो इस केस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें मिल रही है। तो सवाल ये किया गया है कि इंफ्रारेड रेडिएशन कहाँ पर मिलेंगी, ये क्वेश्चन है। देखो, इनकी एनर्जी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन से ज़्यादा होती है, तो ये आपको याद रखना है। एनर्जी जो होगी अल्ट्रावायलेट की वो ग्रेटर होती है एनर्जी किससे, इंफ्रारेड रेडिएशन से। इसका मतलब है कि उसी लेवल से इंफ्रारेड रेडिएशन होगा जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी। तो ठीक है, तो चेक करते हैं कहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी। तो देखिए, याद होने की ज़रूरत है हमें कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है। देखिए, ये ग्राउंड स्टेट थी, अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेट हम लिख रहे हैं, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, देखिए पहला ट्रांजिशन कहाँ दिखाया गया, 2 से 1, दूसरा कहाँ दिखाया गया, 3 से 2, अगला कहाँ दिखाया गया, 4 से 2 और नेक्स्ट 5 से 4। अब जिस लेवल में एनर्जी सबसे कम होगी वहीं से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेंगी। देखिए, इसकी एनर्जी आपको पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी पता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी भी मालूम है। देखो, सबको लिख लेते हैं, ऐसे हमने नोट कर लिया। देखो, ओके, एनर्जी लिख दिया। यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा होगा, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे कम होगा, सबसे कम अगर डिफरेंस कहीं होगा तो 5 से 4 में होगा। इसका मतलब जहाँ पर एनर्जी सबसे कम होगी ट्रांजिशन वहीं पर इंफ्रारेड रेडिएशन का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 5 से 4 में। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है, डी। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया गया है, द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सीरीज एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 200 माइक्रोहेनरी इंडक्टर, 0.005 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 10 ओम रेजिस्टेंस। देखिए, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला नोट करते हैं, बहुत आसान है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ओके, तो देखिए सबको मालूम है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। यही हमसे पूछा गया, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। 2 इंटू 3.14 1/L की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 200 माइक्रो 10 की पावर -6। ओके, सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.005। ओके, और माइक्रो ए भी दिया है तो इसको भी नोट कर लेते हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 6.28 और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये इससे इंटू कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1000 इंटू 10 की पावर -12। पॉइंट कहाँ लगेगा, 4 के बाद पॉइंट यहाँ लग गया, तो इस पॉइंट को हटाएंगे 0 बन जाएगा। तो 1/6.28 अंडर रूट देखिए 10 इंटू 10 की पावर 12। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है, 6.28 इंटू यह मिलेगा √10 इंटू 10 की पावर 6। ओके, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या मिलना है, 6.28 इंटू ये आपका आएगा 3.16 इंटू 10 की पावर 6। अब इसे आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पर वैल्यू मिलेगी आपको 0.503 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, देखिए क्या होगा, 503 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 503 किलो हर्ट्स। ओके, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए 480 दिया है, दूसरे ऑप्शन में 503, इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी। ओके, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया गया है, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.2 हेनरी एंड 1.0 resistance is connected to a 90 volt source. Okay, at what rate does the current in the coil grow at instant the coil is connected to the source? देखिए गिवन डेट क्या क्या दिया है, देखिए L इक्वल टू आपको दिया 0.2 हेनरी। ओके, आपको R दे रखा है, R कितना दिया, रेजिस्टेंस 1.0 ओम। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस कॉइल दे रखा है आपको, तो वो कितना दिया गया है 90, और आपसे पूछा गया है DI/dt, जो कितना इजी हो गया। कॉइल के क्रॉस हम लोग ईएमएफ जानते हैं, LDI/ क्या होता है, dt, तो हमसे यही सवाल किया गया है DI/dt इक्वल टू देखिए क्या बनेगा, E/L। E की वैल्यू कितनी है 90 और L की वैल्यू कितनी है 0.2। ओके, 450 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड V2। देखिए दो दे दिए गए हैं आपको कैपेसिटर, एक C जिसको चार्ज V1 से किया गया, दूसरा एक दिया गया है C जिसको चार्ज V2 से किया गया। क्लियर, आगे देखो पढ़ते हैं क्या दिया है। इफ देयर लाइक चार्ज प्लेट आर देन कनेक्टेड टुगेदर। ओके, लाइक चार्ज जैसे मान लो प्लस है, मान लो ये माइनस है, प्लस है माइनस, तो सेम चार्ज वाली प्लेटें एक साथ कनेक्ट की गई हैं इस तरीके से। जैसे देखो हमने इसको कनेक्ट किया, ये प्लस प्लस वाली, ये माइनस माइनस वाली। क्लियर, तो आपसे पूछा गया इस केस में एनर्जी लॉस कितना होगा। तो देखिए लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, नहीं जानते दोबारा देख लीजिए। लॉस ऑफ एनर्जी, ओके, फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया, C स्क्वायर हो जाएगा और 2 इंटू C ऐड हो जाएगा 2C और इंटू V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। C से C कैंसिल हो जाएगा, 1/4 C और V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, फोर्थ, मतलब डी ऑप्शन। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया। ऑन मूविंग अ चार्ज 20 कूलम बाय 20 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में जो वर्क डन होता है कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब सीधा सवाल है, बहुत सिंपल सा है। हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, Q इंटू डेल्टा वी, जहाँ पर डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W अपॉन Q। W देखिए कितना दिया गया है 2 जूल, अपॉन Q की वैल्यू कितना दी है 20, तो आपको मालूम हो गया 0.1 वोल्ट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया। A horizontal overhead power line is at a height of 4 meter from the ground and carries a current of 100 ampere from east to west. Okay, the magnetic field directly below it on the ground is. Okay, देखिए क्या कहा गया है, ये ग्राउंड है, देखिए ठीक है, इसके ऊपर वायर है जो कितनी हाइट पे है, तो वो दिया गया है 4 मीटर। देखिए इस हाइट पे वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ईस्ट से वेस्ट। तो देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और कितना करंट है, तो वो दिया गया है 100 एम्पियर। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि ग्राउंड की ओर कितनी फील्ड होगी, तो आपको मालूम है फॉर्मूला आप जानते हैं कि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला होता है कितना, देखिए μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू 2। ओके, इसकी वैल्यू आपको पता है 10⁻⁷। आई आपको कितना दिया है 100, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी दी गई है 4 और इंटू 2। ओके, बहुत आसान, देखिए काट दीजिए, ये आपका हो गया 50, तो 50 इंटू 10⁻⁷, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻�6 टेस्ला। डायरेक्शन की बात हो तो देखो डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ। इसका मतलब ये होगा क्या, साउथ वर्ड। ओके, तो ऑप्शन देखिए मिलाते हैं कौन सा है। देखिए दो ऑप्शन में 5 इंटू 10⁻�6 है, सी में और डी में, तो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए क्या दिया गया। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड आर फर्स्ट कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली टू वेसल्स, वन कंटेनिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर कंटेनिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, in the second case the rod are joined end to end and connected to the same vessels. Let Q1 and Q2 gram per second be the rate of melting of ice in two cases respectively. The ratio of Q1 upon Q2 is. Okay, देखिए क्या स्टोरी है, देखो डायग्राम समझो पहले। ये एक वेसल दिया है, ठीक है, एक वेसल ये दिया, इसमें दिया है वाटर। ओके, इसमें दिया गया आइस, इसका टेम्परेचर जो दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका जो दिया है 0। इसमें क्या कर रहे हैं, दो रॉड को अलग अलग तरीके से जोड़ दे रहे हैं, ऐसे जोड़ दे रहे हैं। क्लियर, ऐसा जोड़ दिया गया। चलिए हम मान लेते हैं इनका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस भी R है। क्लियर, क्योंकि सेम आइडेंटिकल रॉड है तो सेम रेजिस्टेंस भी होगा। अब ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस में देखो उन्होंने क्या कहा, ऐसे ही इन्हीं वेसल्स से, इसमें वाटर और आइस रखी थी, इसमें वाटर है और इसमें क्या बेटा आइस है, ये 0 डिग्री पे है और ये 100 डिग्री सेल्सियस। इस बार रॉड को एंड टू एंड जोड़ा गया है, मतलब ऐसे जोड़ दिया गया।
ये आपका R है, ये R है। अब आपको मेल्टिंग निकालनी है, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस निकालना है। तो देखिए पहले हीट ऑफ एनर्जी फॉर मेल्टिंग लिख लेते हैं। क्या होता है? हीट ऑफ एनर्जी फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। सबको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है? ml। अब हमको निकालना है रेट। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो Q1 एंड Q2 ग्राम पर सेकेंड बी द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, इसका मतलब हमें इसका रेट निकालना होगा। तो हमें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के साथ। तो dm/dt इंटू ईयर, ये हमको पता चल गया। यही हमको फाइंड आउट करना है और इसके सिंबल को उन्होंने Q1 और Q2 दिया। ये हीट ऑफ एनर्जी। हीट ऑफ एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। देखिए अब अगली स्टोरी जो बनती है कि जो हीट ऑफ एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करने वाली है? वो आपके पास है रेट ऑफ मेल्टिंग। और रेट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो है किस पर डिपेंड करने वाला है? 1 थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा dm/dt है वो वास्तव में रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा, वो भी यूनिवर्सली। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका रेट ज्यादा होगा और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा। तो चलिए फिर बना लेते हैं फॉर्मूला। इसी चीज को उन्होंने Q से दिखाया गया है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला आएगा Q1/Q2 इक्वल टू R2/R1। ओके, चलिए वैल्यू रख सकते हैं। R2 ये देखिए सीरीज में है तो पक्का यहाँ पर क्या होगा? 2R, और ये पैरेलल में है तो आपको मालूम है पैरेलल में क्या होगा? R/2। R कैंसिल हो जाएगा 4/1। देखिए Q1/Q2 इक्वल टू क्या निकल के आया? 4/1। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या दिया गया? 1/2, दूसरा ऑप्शन दिया 2/1, तीसरा ऑप्शन दिया 4/1 और अगला ऑप्शन दिया 1/4। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दिया गया है। एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट इन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस. It absorbs 6 into 10 की power 4 joule at the higher temperature. The amount of heat convert into work is okay. अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें वर्क निकालना है। तो सबसे पहले कार्नोट इंजन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो सिंक होता है, एक सोर्स होता है, एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो सोर्स की जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा T1 से डिनोट करते हैं, सिंक के टेम्परेचर को T2 से, और सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ग्रेटर होता है और सिंक का टेम्परेचर जो होता है हमेशा कम होता है। क्लियर? जो एनर्जी दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? सोर्स में, और जो यूज हो जाती है वो सब्सटेंस के फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में यूज होती है, और जो बच जाती है उसको हम कहाँ दे देते हैं? सिंक में। इसका अगर जो डेटा दिया है उनको पहले नोट करते हैं और समझ में आ जाएगा क्या क्या फॉर्मूले यहाँ यूज करेंगे। देखिए पहला टेम्परेचर 227 दिया और एक टेम्परेचर 127 दिया। क्लियर है? जो ग्रेटर होगा वो क्या होगा? T1 होगा। कितना दिया है? 227 डिग्री सेल्सियस। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना होगा किसमें? केल्विन में। तो देखिए कितना हो जाएगा? 500। 273 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा। T2 देखिए कितना दे रखा है आपको? 127 डिग्री सेल्सियस। इसमें 200 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400 केल्विन। ओके, अब देखिए हमारे पास Q1 हमको दिया गया है। Q1 देखिए कितनी एनर्जी हमको दी गई है सिस्टम में, 6 × 10 की पावर 4 जूल, और हमसे पूछा गया है W। ओके, देखिए पहला फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, ईटा। ओके, और ईटा का दूसरा फॉर्मूला W/Q1। देखिए हो गया क्वेश्चन, बहुत मस्त होके। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या निकालना है? W, क्योंकि देखिए एनर्जी कितनी है? 6 × 10 की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना दिया है? 400/500। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 4/5 जिसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, W/6 × 10 की पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 × 10 की पावर 4/5। सॉल्व करते हैं 1.2 × 10 की पावर 4 के। ओके, W इक्वल टू आया 1.2 × 10 की पावर 4 जूल। ऑप्शन मिलाते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या दिया है। If Cp and Cv denote the specific heat of nitrogen per unit mass at constant pressure and constant volume respectively. चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए Cp - Cv = 20R 8R, और दूसरा दिया गया Cp - Cv = R/28। नेक्स्ट दिया Cp - Cv R/14, और नेक्स्ट दिया Cp - Cv = R। क्लियर?
अब देखिए, जो मेयर रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, उसमें जो सीपी और सीवी होते हैं ये होते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो हमको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी, ओके, फॉर्मूला होता है एमसी। ओके, एम का मतलब यहाँ पर है मोलर मास और सी का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन निकालने जा रहे हैं। तो देखिएगा, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन। ओके, पहले कहाँ पे निकालते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? मोलर मास कितना नाइट्रोजन का? 28 और ये सीपी। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये 28 सीवी के। अब हम मेरा रिलेशन लिख सकते हैं 28 सीपी माइनस 28 सीवी इक्वल टू आर के। अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं। देखिए, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर अपान हम क्या लिख सकते हैं? 28। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन बी। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जे मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? कहा गया एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज डबल ऑफ दैट एट एनटीपी। ओके, कहा गया है एनटीपी की जो स्पीड है उससे डबल किस टेम्परेचर पर मिलेगी। तो सबसे पहले काम करते हैं, देखिए वीआरएमएस का फॉर्मूला समझ लेते हैं। वीआरएमएस का फॉर्मूला सबको आता है 3RT अपान m0। ओके, हमें रिलेशन वेलोसिटी और टेम्परेचर में देखना है। तो देखिए हमने बना लिया। ओके, अब देखिए सबसे पहले काम करते हैं, एनटीपी का टेम्परेचर कितना? 273 और यहाँ पर जो वेलोसिटी हमको दी गई है वो ई है, जो स्पीड दी गई है वो बी। अब आपसे कहा गया है कि वो टेम्परेचर बताइए जब इसकी स्पीड 2 टाइम्स हो जाए, मतलब हमको T2 निकालना। तो चलिए वैल्यू बना सकते हैं हम लोग। क्या बनेगा? V1 अपान V2 इक्वल टू √T1 अपान T2। V1 की वैल्यू देखिए कितना है? V, और ये आपका कितना है? 2V। ओके, अब वैल्यू रख दिया गया। अब T1 की वैल्यू रख देते हैं, कितना दिया? 273 अपान T2 के। ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास कितना? 1/2 और अंडर रूट कितना हो जाएगा? 273 एंड T2। रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 इक्वल टू 273 अपान T2। चलिए सॉल्व करते हैं। T2 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? तो 4 इंटू 273। तो चलिए इंटू करिए, क्या आएगा? 192 केल्विन के। और जब इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ना 8। देखिए 1092 में से 273 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 819 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए ऑप्शन कौन सा बनता है? ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। कहा गया है ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज स्पेसिफिक हीट इज। स्पेसिफिक हीट का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपान एन डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा क्यू का मतलब है हीट एक्सचेंज। ओके, हीट एक्सचेंज। अब आपको मालूम है कि हीट एक्सचेंज एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा? 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो C बराबर 0 अपान एन डेल्टा टी इक्वल टू कितना? 0। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। ओके, देखिए ए में कितना दिया गया है? 0। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या दिया गया है। अ पुलिस कार विद अ साइरन ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर toward a tall building which reflected the sound wave. Okay, the speed of sound in air is 320 meter per second. The frequency of siren heard by the car driver is. Okay, देखिए कहानी क्या, पहले मेंटेन करते हैं स्टोरी। देखिए ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कार जा रही है। देखिए ये कार है। ओके, इसकी स्पीड देखिए कितनी की है? ये सोर्स होगा, कितना दिया गया है आपको? 36 किलोमीटर पर आवर। ये है बिल्डिंग। ओके, इसको मीटर पर सेकंड बना लिया जाए क्योंकि काम करना ही पड़ेगा। तो बन गया ये 10 मीटर पर सेकंड।
ओके, ये सोर्स होगी, तो सोर्स की हमें स्पीड पता चल गई। साउंड की स्पीड क्वेश्चन में बताया गया है, साउंड कितना दिया है 320 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रिक्वेंसी जो हमें अपीयर हो रही है वो पूछा गया है और रियल फ्रिक्वेंसी हमको दी गई है। एक्चुअल फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है 8 किलो हर्ट्ज। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए स्टोरी क्या है, वेव इधर से गई और उधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। ऐसे केस में जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n v प्लस वी नॉट अपान वी माइनस वी एस। ओके, अब देखिए ऑब्जर्वर और सोर्स, इसी के अंदर ऑब्जर्वर है, इसी के अंदर सोर्स है। देखिए कार क्या है, सोर्स है, इसी के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, जैसे ये ड्राइवर बैठा हुआ है, तो यही तो ऑब्जर्वर होगा। तो जो स्पीड सोर्स की होगी वही स्पीड किसकी होगी, ऑब्जर्वर की। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं वी नॉट भी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए वैल्यू रखते हैं, अब सॉल्व करते हैं हम लोग। n डैश इक्वल टू n की वैल्यू कितनी दी है 8। ओके, ये आपको कितना दिया गया है 320 प्लस 10 अपान 320 माइनस 10। ओके, चलिए वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये आपका होगा 330 और ये आपका होगा 310, ये कट जाएगा 8 इंटू 33 अपान 31। ओके, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, ये आपका इससे इंटू कर लेते हैं 24 और ये हो जाएगा 26 और ये आपका 31। ओके, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 पॉइंट, ऑप्शन देख लेते हैं कितना 5। ओके, किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, देखिए पहले ऑप्शन में दिया 8.5, दूसरे ऑप्शन में दिया 8.25, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या दिया गया, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन कवर अ डिस्टेंस ए एंड बी इन सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टी, द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज। ओके, देखिए डायग्राम बनाते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा क्या है, मतलब ये मोशन हो रहा है, पहले ए से बी तक जाता है पार्टिकल और फिर बी से कहाँ तक जाता है सी तक। ये खास बात बताई गई, पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ए कर रहा है, बाद में कितना ट्रेवल कर रहा है बी कर रहा है। क्लियर, लेकिन दोनों के केस में एक बात क्लियर है कि दोनों का जो टाइम है वो कॉमन है, दोनों सेम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोशन ए टू बी सॉल्व करेंगे, फिर बी से सी सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले मोशन ए टू बी। ओके, तो S इक्वल टू फॉर्मूला आता है हमें, क्या मालूम है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है डिस्टेंस, A दिया है, U इनिशियल स्पीड प्लस हाफ। अब देखिए यहाँ A ले लिया तो इसको हम कैपिटल A बना लेंगे, तो ये ए टी स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम मोशन आगे का सॉल्व करते हैं B टू C। ओके, तो B टू C में चलते हैं, फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये आपका B है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक U अगर था तो यहाँ से V बन जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये, तो यहाँ पर यही इनिशियल वेलोसिटी की तरह कार्य करेगी। ठीक है, तो VT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, अब V का फॉर्मूला यूज करते हैं, V का फॉर्मूला क्या होता है U प्लस AT। क्लियर, और इंटू T और प्लस में हाफ AT स्क्वायर। ओके, इसे चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलता है हमें, देखिए T से इंटू करेंगे तो UT प्लस AT स्क्वायर प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको इसके साथ लिख लेते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमें UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और प्लस AT स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इसके बराबर है, देखिए साफ साफ आपको दिख रही है, इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं A प्लस AT स्क्वायर और ये आपके पास क्या है B। तो अब आपको ऑप्शन दिख रहा है कि B माइनस A इक्वल टू क्या होगा AT स्क्वायर। एक्सीलरेशन फाइंड करना है, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं साइड में कि A इक्वल टू होगा B माइनस A अपान टी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया है A प्लस बी बाई टी स्क्वायर, दूसरे ऑप्शन में दिया B माइनस A अपान टी स्क्वायर और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 2B माइनस A अपान 2t स्क्वायर और फोर्थ में दिया है B माइनस 2A अपान टी स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है आपका B माइनस A अपान टी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा B। B इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या दिया गया है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड सी अ पैकेज फॉलिंग with a speed v1 at an angle theta to the vertical। ओके, देखिए डायग्राम भी साथ साथ मेंटेन करते हैं कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है ग्राउंड पर, तब उसे ये दिखता है कि वर्टिकल से जो पैकेज है वो गिर रहा है कैसे, थीटा एंगल से। ओके,
अब देखिए सेकंड आगे देखिए क्या दिया गया है, टू अ पायलट फ्लाइंग हॉरिजेंटली पायलट है, तो चलिए ये यहाँ ही बना लेते हैं। ये उसकी स्पीड कितनी दी गई है, v दी गई है, ठीक है। टू अ पायलट फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद अ कांस्टेंट स्पीड v रिलेटेड टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिलेटेड है, ओके। द पैकेज अपीयर टू द फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड v2। अच्छा, अब आपको क्या दिखने लगा उसको कि अब पैकेट जो है, जो आपका पैकेज है वो कैसे अब गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और भी किससे दिख रहा है, v2 से, ओके। तो देखिए देन द स्पीड ऑफ पायलट रिलेटेड टू द ग्राउंड v इज, अब आपसे पूछा गया है, देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ दिखा देते हैं। अब देखिए ये आपको राइट ट्रायंगल की तरह से इसको फिल करिए। देखिए हम v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, हमको v फाइंड करना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो v इक्वल टू आएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का पावर 1/2। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं क्या मिलता है। देखिए ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का पावर 1/2, गलत, यहाँ माइनस है। दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या दिया, v1 माइनस v2, दूसरे ब्रैकेट में दिया v2 माइनस v1, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का पावर 1/2, इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड इट इज pulled by an ideal string by a constant force F as shown. Okay, as the block moved toward right on the floor, then the frictional force on the block. ठीक है, तो क्वेश्चन में जितना बना है पहले उतना हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये आपको ऐसे दिया गया है मास m, और इसको यहाँ से एक पुली लगी हुई है जिसके ऊपर से इसको ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो आप ऐसे खींच रहे हैं F फोर्स से, ठीक है। तो देखिए फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करें तो चलिए ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया और कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है, जरा पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, क्लियर। म्यू का मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो ग्राउंड का है, अब ग्राउंड तो फिक्स हो गई, इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड कर सकता है, केवल नॉर्मल फोर्स पर। अगर नॉर्मल फोर्स घट रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स घट जाएगा, अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमें समझना यह है कि इस पे नॉर्मल फोर्स देखते हैं क्या होगा, mg ही होगा या कुछ बदल जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो चलिए बनाते हैं FBD। देखिए बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये आपका ये हॉरिजॉन्टल है, फोर्स ऐसे लग रहा है, देखिए फोर्स आपको दिख गया होगा कि फोर्स एंगल से लग रहा है। चलिए इसके दो कंपोनेंट हमने बना लिए, एक कंपोनेंट देखिए क्या होगा F साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा F कॉस थीटा, क्लियर। और नॉर्मल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या होगा mg। अब नॉर्मल फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं n प्लस F साइन थीटा इक्वल टू किसके, mg के। तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, mg माइनस F साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्लियर है, नॉर्मल फोर्स mg ना होके mg में से कितना माइनस हो रहा है, F साइन थीटा, इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। अगर नॉर्मल फोर्स डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी डिक्रीज होगा, ओके। तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा, रिमेन कांस्टेंट, गलत जवाब। इंक्रीजेस, ये भी गलत, तो क्या होगा ऑप्शन डिक्रीजेस, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ Q फॉर विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज 0। Q की वैल्यू मुझे फाइंड करना। देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम आपका हो गया, यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, यहाँ पर चार्ज रखा गया और यहाँ पर चार्ज रखा गया। देखिए टॉप पर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस Q, यही आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो प्लस स्मॉल q, यहाँ पर प्लस स्मॉल q, ठीक है। साइड लेंथ हम मान लेते हैं ये कितना कितना a। अब देखिए सिस्टम की एनर्जी, कितने सिस्टम इसके अंदर हैं, 3 होंगे, 1 2 एंड 3, क्लियर। पहला सिस्टम बनाते हैं, देखिए कि सब में कॉमन ही रहेगा, तो ये एक सिस्टम ये होगा q अपान a, ओके, प्लस दूसरा सिस्टम इधर होगा, क्या होगा q अपान a, प्लस तीसरा सिस्टम ये होगा q अपान a, क्लियर। अब देखो आप क्या इसको लिख सकते हो, बहुत आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग।
2q प्लस q बाई a। ओके, अब सिस्टम की जो टोटल एनर्जी कितनी थी है 0, तो आपका जो ये a और k ये सब 0 हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा 2q प्लस q स्क्वायर। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं कि 2q इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर, एक क्यू कैंसिल, तो q इक्वल टू क्या आएगा माइनस क्यू बाई 2। चेक कर लेते हैं ऑप्शन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है माइनस क्यू, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया क्यू बाई 2, थर्ड ऑप्शन में दिया माइनस 2q और फोर्थ ऑप्शन में दिया माइनस क्यू बाई 2। तो क्लियर है कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका करेक्ट है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। कहा गया 2 बॉडीज ऑफ 6 kg एंड 4 kg masses have their velocity 5i cap minus 2j cap plus 10k cap and 10i cap minus 2j cap plus 5k cap respectively, then the velocity of center of mass is। ओके, तो चलिए पहले डेटा नोट कर लेते हैं। देखिए पहली बॉडी कितना दी है, m1 की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है 6 kg और इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है कितना दिया है, देखिए बेटा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 10k कैप। ओके, दूसरी बॉडी देखिए क्या दी गई है, कितनी 4 kg। ओके, v2 की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है 10i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 5k कैप। क्लियर? ओके, फाइंड करना है वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास। ओके, VCM फाइंड करना है, तो VCM का फॉर्मूला देखिए क्या होता है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर और अपान m1 प्लस m2। ओके, चलो वैल्यू रख देते हैं। m1 की वैल्यू देखिए कितनी दी है 6, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, और प्लस दूसरी वैल्यू देखिए कितनी दी है 4 और ये हो गया 10i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप और पान में टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा 10। चलिए वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा 30i कैप 12j कैप प्लस 60k कैप। ओके, ठीक है, हाँ, प्लस ये हो जाएगा 40i कैप माइनस 8j कैप और प्लस ये आपका होगा 20k कैप। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए क्या होगा, ये इनसे ये हो जाएगा आपका 70i कैप माइनस ये आपका हो जाएगा 20j कैप और प्लस ये हो जाएगा 80k कैप और अपान 10 सब 10 से कट जाएगा। देखिए आंसर क्या बनेगा 7i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 8k कैप। ओके, अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहले ऑप्शन में कहा गया है 5, तो रॉन्ग पहला, और डी तो बिल्कुल रॉन्ग क्योंकि इसमें 5 है जबकि हमारी शुरुआत 7 से है। देखिए दूसरा ऑप्शन में प्लस प्लस है, वो भी गड़बड़ है। तीसरे ऑप्शन में चलिए 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन करेक्ट है सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following statement is false for a particle moving in circle with a constant angular speed? ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। तो आपको बताना है फास्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल। सही जवाब। जब कभी वो सर्किल में रिवॉल्व करता है तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हमेशा टेंजेंट बनाएगा, इसका मतलब सही है। द एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंट नहीं, ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है वो टूवर्ड सेंटर होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी ही गलत है, रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। लेकिन चेक कर लेते हैं और भी कि क्या हो सकता है, इससे बेहतर आंसर मिल जाए। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। कहा गया है द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टू अ सेंटर ऑफ द सर्किल, ये भी सही है, सेंटर की तरफ होगा। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी सही है क्योंकि एक सेंटर की तरफ होगा एक टेंजेंट होगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया, सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ऑफ रेडियस r एट द हाइट ऑफ x फ्रॉम द सरफेस। ओके, if g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, okay, the orbital speed of the satellite is, okay, देखिए क्या क्या कहानी है। ये अर्थ है, देखिए ये अर्थ दी गई है, इसका मास कैपिटल M और इसकी रेडियस कैपिटल R। ओके, अब यहाँ उसके सरफेस से, उसके ग्राउंड से एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m और ये ऑर्बिटल स्पीड है कितनी v0 और यहाँ से सरफेस से जो उसको हाइट दी हुई है वो x दी है। क्लियर?
ये जानते हैं हम लोग, जब कोई बॉडी किसी के राउंड सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है, इसे सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कहाँ से इसको मिलेगा, तो ये मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला मालूम है आपको, mv² अपान क्या होता है, r। ओके, ये नॉट से डिनोट किया गया और ये फॉर्मूला होगा gm अपान r²। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सॉल्व कर लिया, v0² इक्वल टू क्या होगा, gm अपान r के। अगर इसे और सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा √gm अपान r। अब देखिए ऑप्शन में इस तरह से दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब पहले r को सॉल्व कर लिया जाए। r का मतलब है क्या, सेंटर से उस बॉडी तक या सैटेलाइट तक, तो ये r होता है, तो r की वैल्यू मुझे मालूम हो गई, r प्लस क्या होगा x। और gm की वैल्यू भी पता है आपको, gm इक्वल टू क्या होता है, gr²। वो दोनों वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या होगा gm, ये होगा gr² अपान r प्लस x। ये आंसर बन जाएगा, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि v0 gr² अपान r प्लस एक्स का पावर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपका है डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या दिया गया है। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर। ओके, टाइम पीरियड अर्थ के लिए दिया गया है 5 आवर। ओके, इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, मतलब ये मान लेते हैं पहले अगर r है तो अब जो सैटेलाइट है उसको कितना कर दिया गया, 4r। तो आपको बताना है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या यूज करेंगे हम लोग, केपलर लॉ यूज करेंगे। ये लॉ हम लोग जानते हैं, इसको यूज करते हैं T1 अपान T2, या आप ऐसे लिख सकते हैं E एंड सैटेलाइट का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, RE अपान RS का पावर कितना, 3। ओके, वैल्यू रख दिया जाए। देखिए कितनी वैल्यू है, ये 5 होगा, ये आपको फाइंड ही करना है। ये हो गया स्क्वायर, RE कितनी दी हुई है R, और ये आपको दिया है 4r का पावर 3। ये कट जाएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5TS पावर कितना, 2। ओके, ये आपका हो जाएगा 1/, ये 4 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे, 4 4 4, तो ये हो गया 4 4 16 4 64, मतलब 64 हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे TS निकलेगा, तो ये रूट हो जाएगा 1/8, TS इक्वल टू 40 आवर। ओके, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में 10 दिया, दूसरे ऑप्शन में 80 दिया, तीसरे ऑप्शन में 40 और फोर्थ ऑप्शन में 20। का मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या दिया गया है। अ पार्टिकल मूव सो दैट इट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, -bx। ओके, अब where x is displacement from equilibrium position and b is the non-negative real constant value. Okay, the time period of oscillation of the particle. देखिए अब हमको मालूम है कि अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन हम जानते हैं SHM की -ω² इंटू एक्स। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए ये एक्सेलरेशन नेगेटिव x इसका मतलब ये हुआ ω² इक्वल टू किसके होगा, b के। तो ओमेगा इक्वल टू क्या बनेगा, √b के। ये हो गया 2π/t √b, तो t इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा 2π/√b। ये ऑप्शन होगा, देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है। तो पहले ऑप्शन में इनटू में दिया, दूसरे ऑप्शन में 2π/b दिया। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या दिया गया। अ वुडन ब्लॉक परफॉर्म SHM ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस विद फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। ओके, the block carry a charge plus q on its surface. If now a uniform electric field E is switched on as shown, then SHM of block will be. Okay, पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक ब्लॉक है, इस पे चार्ज Q है और ये आपको फील्ड लगा दी गई और यहाँ पर लगा दी गई है स्प्रिंग। ओके, अब आपको मालूम है इस केस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, kx0। ओके, ये फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला होगा। और फोर्स अगर चार्ज के केस में देखा जाए तो क्या होगा, Q इक्वल टू k इंटू x0। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम x निकाल लेते हैं, तो देखिए QE/k ये हमको दे रखा है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। कहा गया पहले केस में ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी एंड विद शिफ्ट मीन पोजीशन। दूसरे ऑप्शन में कहा गया ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी एंड विद द सेम मीन पोजीशन। ओके, ऑफ चेंज्ड फ्रिक्वेंसी
and with the shift to mean position of the change frequency and with the same mean position. Okay. अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी। देखिए दो केस में फ्रीक्वेंसी चेंज कह रहा है, सी में कह रहा है और डी में वो चेंज कह रहा है। अगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है केवल एक ही बात पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि उस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो वेरिएबल होने चाहिए, लेकिन जो कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उन पर कभी भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। तो इतना तो क्लियर हो गया कि दोनों केस में फ्रीक्वेंसी सेम होगी। लेकिन पहले केस में बताया गया है कि ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब ये तो करेक्ट है दोनों ऑप्शन में, ए और बी में, लेकिन जो बात की बात लिखी हुई है विद शिफ्टेड मीन पोजीशन और एक में लिखा हुआ सेम मीन पोजीशन। देखिए ये फॉर्मूला किसका है बेटा, मीन पोजीशन के लिए। इसका मतलब बहुत आसान है कि आप एक तो मीन पोजीशन पे तो रहेंगे ही और साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी केवल एक बात पर डिपेंड करती है, वेरिएबल फोर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन कभी भी कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड नहीं करती। ओके, चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है। द वेलोसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप इज 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए हॉरिजॉन्टल पाइप में स्पीड हमको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आपको देखिए कहा गया है देन द वेलोसिटी हेड। अच्छा, आपसे पूछा गया है वेलोसिटी हेड। अब देखिए ये फॉर्मूला या तो आना चाहिए, नहीं तो बना लेते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए बर्नौली थ्योरम सबको आती होगी, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। क्लियर, रो जी से इसको डिवाइड कर देते हैं, रो जी से। देखिए यहाँ से रो रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रो जी कैंसिल हो जाएगी। देखिए क्या बना, पी मतलब प्रेशर, रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस यहाँ क्या बचा था बेटा, h इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर, फॉर्मूला याद हो गया सबको। तो देखिए अब हम नाम देते हैं, इसे कहते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड ये तो पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा गया वेलोसिटी हेड, ये है आपकी, इसे कहते हैं वेलोसिटी हेड। ओके, तो ये तो आपकी वेलोसिटी हेड हो गई और ये है आपका ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी हेड कैसे निकलेगी। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला हमें मिल चुका है कि वेलोसिटी हेड इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, वेलोसिटी कितनी दी है बेटा, 5 को 5 से इंटू कर लेंगे, 2 इंटू 10, ये आपका हो गया 2, ये आपका होगा 5/4, तो ये आएगा आपका कितना 1.25 आंसर। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं, तो 1.25 मीटर, कौन सा ऑप्शन बनता है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है। द टर्मिनल वेलोसिटी v of a spherical ball of lead of radius r falling through a viscous liquid vary with r such that। ओके, चलिए टर्मिनल वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। v इक्वल टू होता है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा के। अब देखिए वेरिएशन आर के साथ देखना है, तो पहले से नोट कर लिया मैंने, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ईटा, ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट होता है। देखिए वी अपॉन आर स्क्वायर, देखिए रो नहीं बदलेगा, सिग्मा जी सब कांस्टेंट। ओके, अब ऑप्शन मिला लेते हैं, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4th, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या दिया गया है। स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम t व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस r अपार्ट इज। ओके, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप सोच के कॉन्सेप्ट से दे सकते हैं। अगर कोई दो बॉडी म्यूचुअल अट्रैक्शन में मूव कर रही है और क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है स्टार्ट टू मूव, इसका मतलब पहले वो रेस्ट में थे, तो ऐसे केस में अगर बॉडी रेस्ट में है तो उनका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में रहेगा, अगर बॉडी मूविंग में है तो उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। ये कब तक होगा, जब तक कि इस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स न लगे, और ये मोशन किसकी वजह हो रहा है, खुद के इंटरनल अट्रैक्शन से। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बॉडी रेस्ट में थी तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, तो द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा 0। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व ऑलवेज
नेवर व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट, व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज एब्सेंट। ओके, जो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है वो टॉर्क का है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, डी। व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज एब्सेंट देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ओके, ऐसा करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या दिया गया, हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ में बी ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द हाइड्रोजन सैंपल इफ द आइटम आर एक्साइटेड टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता था, n-1/2। n का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ ऑर्बिट से, n का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। आंसर कहा गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एक और जोड़ दीजिए, ग्राउंड स्टेट तो कितना, थर्ड में एक और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये हो गया 4, 4-1/2, ये कट जाएगा 2, 2 × 3 = कितना हो गया, 6। कौन सा ऑप्शन बेटा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या दिया गया है, एज एन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन। देखिए पहले बना लेते हैं, देखिए ग्राउंड स्टेट है, ओके, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है। कहा गया है एज एन इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, ये ऊपर जाता तो एक्साइटेड स्टेट होता, ये है डी एक्साइटेशन। ओके, ये क्या है वास्तव में, डी एक्साइटेशन। तो इस केस में होगा क्या, देखिए होगा क्या, जब नीचे से ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, टोटल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, बट काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। इसका तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा गया है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज डिक्रीजेस। इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या दिया गया, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ 238 यूरेनियम 92 disintegrate to gives a nucleus of 206 U82, the numbers of alpha particle emitted and the number of beta particle emitted is okay। देखिए यहाँ पर यूरेनियम हमें दिया है 92, 238 और दूसरा यूरेनियम हमें जो दे रखा है वो कैसा दिया है, 82 और 206। ओके, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि कितने अल्फा पार्टिकल होंगे और कितने बीटा पार्टिकल होंगे ऐसे जो इमिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, उसी ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या ट्रिक है, देखिए जैसे सपोज ए से बी बनना है, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपके पास सी है, ये डी, और प्लस में एक्स अल्फा और प्लस वाई बीटा निकल रहे हैं। तो देखिए अगर अल्फा को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, b - d/4 कर देंगे। और अगर हमें बीटा के नंबर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, c - a प्लस b - d/2 करेंगे। क्लियर। अब चलिए सॉल्व हो गया, अल्फा पार्टिकल के नंबर्स हम निकाल लेंगे। देखिए b कितना दिया गया है, ये b दिया है कितना, a b, ओके, ये a है, ये b है, तो कितना दिया गया है, b आपको दिया गया है कितना, 238 माइनस d कितना दिया है 206 और अपान कितना है बेटा 4। ओके, चलिए इसे माइनस कर लीजिए। देखिए कितना बचेगा, 32/4। ओके, ये आ गया कितना, 8। इसी तरह बीटा निकालते हैं, बीटा की वैल्यू जो कितनी होगी, सी आपको कितना दिया है, 82 माइनस से कितना 92 प्लस बी कितना दिया गया है 238 माइनस 206/2। ओके, यहाँ पर कितना बचेगा, -10 प्लस, अब देखिए ये कितना था 32/2, ये -10 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 = कितना आएगा 6। तो आपका ऑप्शन जो आंसर होगा वो 8, कितना होगा 6। कौन सा ऑप्शन बनता है, 8, 6, यह आपका हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35।
क्या दिया गया देखिए, इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट पर। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो डिपेंड करती है किस पर है, फ्रीक्वेंसी पर। देखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि अगर बात होती कि हाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे, तब तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। लेकिन जो एनर्जी की बात आती है तो एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करेगी। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या दिया गया है, सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट। When the lift is rest, its time period is t. Okay. When what acceleration should be the lift be accelerated upward in order to reduce its period to t/2। हमें एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहली कहानी क्या है कि एक लिफ्ट है जो रेस्ट में है। ओके, ये रेस्ट में, पेंडुलम उसकी सीलिंग में है। उस समय उसका जो टाइम पीरियड टी है तो इसको हम लिख सकते हैं t = 2π√L/g, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि लिफ्ट एक्सेलरेशन में आ गई, ऊपर जा रही है। ओके, तो अब ये मूविंग है। उस समय जो टाइम पीरियड आपको दे रखा है वो t/2 दिया हुआ है और 2π√L अपन। अब आपको मालूम है जब एक्सेलरेशन के साथ होता है g चेंज हो जाता है, g+a हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। ओके, तो t/2 इक्वल टू 2π√L/g डिवाइडेड बाई 2π√L/g+a। ओके, t कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, 2π कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए L/g इंटू ये बनेगा g+a/L। ओके, इसको इससे कैंसिल कर दो, रूट हटा दो, ये हो जाएगा 4/1 इक्वल टू g+a/g। ओके, अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा इसके बाद, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ऊपर। ओके, देखिए क्या मिलेगा, 4/1 इक्वल टू g+a/g, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4g इक्वल टू g+a, ये आपका आ जाएगा 3g इक्वल टू a। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2g, दूसरा ऑप्शन दिया है 3g, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या दिया गया, द डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर इन अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर arises essential due to the difference in the। देखिए ऑप्शन क्रिस्टल रेसिस्टर, वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरी विद द टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बी ऑप्शन सही होगा। ओके, जो चार्ज नंबर ऑफ चार्ज वो डिपेंड करते हैं सीधे सीधे टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज में क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या कहा गया, फोटोन ऑफ लाइट इंटर अ ब्लॉक ऑफ ग्लास आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द वैक्यूम, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इंटरिंग द ग्लास ब्लॉक। ओके, एनर्जी के बारे में बात करना है। इंक्रीजिंग बिकॉज द एसोसिएटेड वेवलेंथ डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग बिकॉज द स्पीड ऑफ द रेडिएशन decreases, stay the same because the speed, the radiation and the associated wavelength do not change। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया स्टे ऑफ द सेम बिकॉज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन डज नॉट चेंज। ओके, करेक्ट जवाब जो सबसे बेटर आंसर होगा वो फोर्थ होगा, क्योंकि देखिए एनर्जी जो वास्तव में है किस पर डिपेंड करती है, एच न्यू पर करती है, ठीक है। एच न्यू, यहाँ एच प्लाइंग कांस्टेंट है, न्यू क्या है, यहाँ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मीडियम पर। इसका मतलब ये होगा कि मीडियम चेंज हो जाने से इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और जब फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी तो पक्का ही में कोई चेंज नहीं होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखते क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या कहा गया, इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बीटा इक्वल टू 60। देखिए बीटा हमको दे रखा है, जिसे हम करंट गेन भी कहते हैं, और आर नॉट मतलब आउटपुट में हमें दिया है रेजिस्टेंस कितना, 5000 ओम। ओके, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, मतलब इनपुट जो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना दिया गया है, 500 ओम। क्लियर। द वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, ओके, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हमें फाइंड करना है, तो बहुत आसान फॉर्मूला है। देखिए करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन का फॉर्मूला होता है आर आउट अपॉन आर इन। आंसर देखिए भैया कितना हो गया, 60, और आर आउट की वैल्यू कितनी दी है, 5000 अपॉन 500, 00 कैंसिल, ये हो गया 10 बराबर कितना हो गया, 600।
100। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली बिटवीन द टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एंगल 72। ओके, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इज, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला एसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा। ओके, तो 360 अपॉन थीटा, थीटा कितना दिया है? 72। ओके, देखिए 1 बार में ये 2 और बराबर कितना हो गया? 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी? 5। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहा गया है? फॉर अ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमको दे रखी है कितना? 1.732। ओके, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म एंगल आपस में क्या दिए गए हैं? बराबर। तो कहें देन द एंगल ऑफ द प्रिज्म हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए बात करते हैं। अब फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा कि साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। क्लियर? चलिए वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये वैल्यू मैंने रख दिया। साइन इसको ऐसे रहने देते हैं अभी फिलहाल, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए प्लस ए बाई 2। ओके, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 इक्वल टू आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला काम हम साइन ए की वैल्यू ढूंढते हैं। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला सभी को पता है, 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर? तो अगर हम इससे बना लें साइन ए तो एंगल हाफ हो जाएंगे, तो ये बनेगा साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2। क्लियर? वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए चलिए वैल्यू रखते हैं, तो क्या बनेगा? 1.732 इक्वल टू, ये वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पर, क्या आ जाएगा? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और नीचे दिया है साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है? शायद आप जानते हैं, √3 की वैल्यू है। कि √3 अपॉन 2 नीचे चला जाएगा 2, और ऊपर बचेगा यहाँ पर कितना? कॉस ए बाई 2। क्लियर? ये वैल्यू किसकी है? ये है वैल्यू कॉस 30 डिग्री की। ओके, तो कॉस ए बाई 2, तो हमें मिलेगा 30 डिग्री इक्वल टू ए बाई 2। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ओके, देखिए क्या दिया गया है। अ नैरो स्लिट ऑफ विथ 1 मिलीमीटर। ओके, हमको दे दिया है स्लिट की जो विथ है वो हमको दिया गया है 1 मिलीमीटर। इसको हम चेंज कर सकते हैं 10⁻³ मीटर के। इज इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमको दे दिया गया है कितना? 60 नैनोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 60 × 10⁻⁹ मीटर के। ओके, आगे क्या दिया है? द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन द आइदर साइड ऑफ अ स्क्रीन ऑफ अ डिस्टेंस। ओके, कैपिटल डी हमको दे रखा है, और ये हमको दे रखा कितना? 2 मीटर। हमको निकालना है एक्स। ओके, एक्स का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, क्या होगा भैया? डी लेमडा अपॉन डी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 × 60 × 10⁻⁹ अपॉन डी की वैल्यू कितने हैं? 1 × 10⁻³ ओके, ये सॉल्व हो जाएगा। 120 × 10 की पावर कितना बचेगा? -6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 × 10⁻⁴ ओके, अगर हम मिलीमीटर में चाहते हैं तो ये बनेगा 0.12 और इंटू 10⁻⁻3, और ये बनेगा 1.2 मिलीमीटर। ओके, ये एक्स, लेकिन हमको निकालना है सेंटर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। देखिए हमको निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम बात करते हैं, जैसे आप बात करें तो ऐसे ये मिनिमा ये है, इस तरीके से बना होता है। ये फर्स्ट मिनिमा है, ये 2 पॉइंट, और आपको मालूम है कि इसे फाइंड करने को कहा गया है पूरे को। तो ये x कितना हो जाएगा? ये हमें टोटल निकालना होता है। तो अब हमें टोटल निकालना है, तो हम कहेंगे 2x इक्वल टू कितना? 0.24 mm। ओके, तो ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। आपका ऑप्शन देखिए 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 मिलीमीटर, 2.4 मिलीमीटर नहीं होगा, 0.24 मिलीमीटर होगा। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वेवलेंथ आपकी ये न देकर कितना दिया हो, 600 अगर नैनोमीटर दिया होता, तब आपका ये आंसर बनता कितना? 2.4 मिलीमीटर। बट आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 0.24 मिलीमीटर। ओके, तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट अगर ये होता तो ऑप्शन कौन सा होता? डी।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्या कहा गया, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई पास थ्रू एन आइडियल पोलराइजर ए, ओके, अनदर identical polarizer B is placed behind A. The intensity of a light beyond B is found to be I by 2. Okay, now another identical polarizer C is placed between A and B. The intensity beyond B is found to be I by 8. Then the angle of polarizer A and C. देखिए ऐसे केस के लिए फॉर्मूला याद रखिए, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, आई डबल डैश इक्वल टू आई नॉट बाई 8 और ये होता है साइन 2 थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर बता देते हैं कैसे क्वेश्चन बना है, कैसे फॉर्मूला आता है। पहले हम क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि आई, अब अगर आई के फॉर्म में दिया है तो आई को इसको बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आई बाई 8 दिया और यहाँ पर आई बाई 8 ही है और ये आपका साइन 2 थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 इक्वल टू आएगा कितना, साइन 2 थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो 1 ही रहेगा और ये बनेगा साइन 2 थीटा। ये वैल्यू किसकी दी है, शायद आप जानते हैं 90 डिग्री, और ये आपका हुआ साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना 90, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री आंसर। ओके, ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आती है फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बना नहीं पाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करना चाहें तो चलिए बता देते हैं किस तरीके से आया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आई डबल डैश इक्वल टू आई नॉट बाई 8 साइन 2 थीटा का होल ऑफ स्क्वायर किस तरीके से आता है। तो देखिए इसको डिराइव कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है, पहले जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी को क्या ले लिया गया, आई नॉट। ओके, अब ये पोलराइजर से पास होगा। अब ये कहाँ से पास करना है आपको, पोलराइजर से इसको पास कर दीजिए। जब पास करेंगे तो आपको मालूम है इसकी इंटेंसिटी पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फिर एक नए पोलराइजर पे डालेंगे। ये देखिए आपने एक नया डाल दिया और ये पोलराइजर पहले से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ओके, ये थीटा एंगल पे। अब आपको मालूम है, अब यहाँ पर जब आप आई डैश निकालने जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, माइनस ला। क्या फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी कितनी दी हुई है और कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। फिर आगे आप बढ़िए, फिर जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपने एक बार और इसको रोटेट कर दिया। जब इसको और थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो आपको मालूम है पहले एंगल कितना दिया था, थीटा, अब कितना बचा, ये बचा 90 माइनस थीटा। तो देखिए अब यहाँ पर जब आप इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, डबल डैश, इसको इधर आके सॉल्व करते हैं। आई डबल डैश इक्वल टू आई डैश कॉस 90 माइनस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये किसका फॉर्मूला है आप शायद समझ गए हैं, ये फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा का। अब इसकी वैल्यू रख दिया जाए तो देखिए बनेगा आई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसको हम बदलने जा रहे हैं तो देखिए क्या हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, 4/4 से इंटू और डिवाइड कर देंगे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको नीचे भेज देते हैं तो आई नॉट बाई 8 ये बनेगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर, तो ये बना आई नॉट अपॉन 8 और ये बन गया साइन 2 थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये ट्रिक है, ट्रिक का फॉर्मूला हमेशा याद करिएगा। क्या कभी भी ऐसे केस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आई नॉट बाई 8 और ब्रैकेट में साइन 2 थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें रखिए डायरेक्ट और आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है, कहा गया इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। ओके, देखिए ऑप्शन देखते हैं, डज नॉट इफेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, गलत है। अगर आप हीट कर देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसने कहा है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, गलत जवाब। दूसरा, अफेक्टेड ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। अफेक्टेड ओनली रिवर्स, नहीं, दोनों तरीके से इफेक्ट करेगा। चौथे ऑप्शन में चलते हैं, अफेक्टेड द ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, सही जवाब है। क्योंकि देखिए जब हम टेम्परेचर देते हैं क्रिस्टल को तो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में क्या होगा, चेंज होगा, जिससे फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग दोनों में चेंज आ जाएगा। ओवरऑल सभी फैक्टर जो भी होंगे वी और आई के कैरेक्टरिस्टिक सभी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्या कहा गया है,
कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास इज 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। देखिए 3 मास हमको दे रखे हैं, एक m1 इक्वल टू 2 kg दिया गया है, एक m2 इक्वल टू पहला 1 है ओके, और दूसरा 2 kg दिया गया है, और तीसरा जो मास आपको दे रखा है वो है 3 kg। इसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास दिए हुए हैं, देखिए क्या दिया गया है, XCM आपको दिया है कॉमा, YCM आपको दिया है कॉमा, ZCM आपको दे दिया गया। कितना दे दिया गया देखिए, आपको दिया गया है 2,2,2 ओके। आगे कहा गया है कि द पोजीशन ऑफ द फोर्थ मास, एक मास और दिया गया है फोर्थ मास, वो कितना दिया है 4 kg का, और इसके लिए जो आपको दिया गया है XCM या YCM या ZCM, इसकी वैल्यू दी गई है बेटा 0,0,0 ओके। अब वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं देखिए, कह क्या रहे हैं कि न्यू सेंटर ऑफ मास इज एट द पोजीशन ऑफ द फोर्थ मास of 4 kg is placed in the system as the new center of mass is at the 0,0,0 ओके। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम पहले सिस्टम से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सिस्टम से क्या है हमारा, XCM का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होगा बेटा, m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 ओके। देखिए ये कितना दिया है, 2 दिया है ओके। टोटल मास कर लेते हैं 1 2 3 3 2 5 1 6 ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ये आपका आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इक्वल टू कितना 12। ये पहली इक्वेशन मान लो हमने बना ली। अब सब कुछ सेम है, देखिए ये सबके लिए यही वैल्यू होगी 2 2, तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली सारी वैल्यू में लिख रहा हूँ, क्या देखिए m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। इसी तरीके से m1 z1 प्लस m2 z2 ओके प्लस m3 z3 इक्वल टू 12 ओके। ये हमारे तीनों डेटा निकल आए। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, अब हम पहले इसमें चलते हैं फोर्थ वाले में, देखिए क्या होगा। अब फोर्थ वाले में चलते हैं, XCM इक्वल टू देखिए क्या बनेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 और अपान टोटल मास कितना दिया है देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसकी वैल्यू देखिए क्या दी है 0, इसका मतलब टोटल 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या देखिएगा यहाँ पर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और प्लस m4 x4। इतनी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी जगह पे हम कितना रख देंगे 12 प्लस m4 x4, तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू m4 x4 इक्वल टू माइनस का 12। m4 की वैल्यू कितनी दी है 4 दी हुई है, 4 x4 इक्वल टू कितना 12, तो ये आ जाएगा कितना 3। तो x4 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, y4 भी निकाल सकते हैं, वो भी 3 ही आएगा माइनस में। और इसी तरीके से हम z4 भी निकाल सकते हैं, उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 3। अब देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, इसलिए ऑप्शन अब देखिए चेक कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन बनने वाला है वो बनेगा आपका, देखिए यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन कौन सा आएगा -3 -3 और कौन सा ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने NTA अभ्यास टेस्ट 27 को कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। आप सभी लोग कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन अच्छे इसमें दिए गए हैं। और अगर आप इसको स्किप कर करके या बढ़ा के देखेंगे तो आपका ही नुकसान होगा और साथ में मेरी मेहनत भी बर्बाद जाएगी। ठीक है, तो आप सब लोग इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन देखिए, सभी पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच करिए। इससे एक फ़ायदा आपको होने वाला है, NTA जो टेस्ट बना रहा है बहुत अच्छे क्वेश्चन बना रहा है। इससे क्या होगा, आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस एक साथ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे वीडियो बनाएंगे, जैसे 27 आज मैंने बनाया, अब नेक्स्ट डे जो हम आपको देंगे, आपको अपलोड करेंगे, वो 28 अपलोड करेंगे। तो ऐसे हम टोटल क्वेश्चन करते चलेंगे। और अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो ये क्लियर है कि पूरी फिजिक्स आपकी रोज रिवाइज हो जाएगी।
कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ करने की, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत सारे करने होते हैं तो थोड़ा सा स्पीड में हम बता रहे हैं। फिर भी हम जहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे वहाँ पर हम जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और एक बात और बता देते हैं, जो बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, वो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। और अगला जो टेस्ट हम लोग डालने वाले हैं वो 28 हम पूरा कंप्लीट सोल्यूशन डालेंगे। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे रहिए, मेहनत करिए, और पक्का है आपको नीट में इस बार सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।